अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी मंजरनामा के साथ मैं हूं मियां आसफ़ अली। इस वक्त पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का शोर गुल है और हर तरफ ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है। लाहौर में भी 4 सूबाई हलकों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं और तमाम बड़ी जमातों ने उस पर अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तो इस वक्त हम बात करेंगे जमात इस्लामी के उम्मीदवार के हवाले से। जमात इस्लामी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि एक साफ सुथरे किरदार की जमात के तौर पर जमात का एक तारुफ है, और इसके अलावा एक जो दूसरा तारुफ भी इसका है कि दूसरी जमातों में जागीरदार, सनतकार और सरमायादार जो हैं वो हर तरफ छाए हुए हैं, लेकिन जमात इस्लामी से मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग भी उम्मीदवार के तौर पर अक्सर सामने आते देखे गए हैं। कामयाब होना या ना होना बात का मसला है, लेकिन टिकट्स जमात इस्लामी की जानिब से मिडिल क्लास को अक्सर मिल जाते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीपी 170 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद वकास भट्ट। उनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है उनकी इलेक्शन मुहिम के हवाले से और उनके हल्के के मसाइल क्या हैं। वकास साहब बताइएगा इस हल्के के हवाले से कि जमात इस्लामी का इसमें क्या साबका अदवार में भी कोई रोल रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी, और आपका जो सवाल है उसकी तरफ मैं आता हूँ। ये हल्का जो है एक वक्त था कि जब 1985 में ये बिल्कुल देहाती इलाका था, यहाँ पे सोसाइटीज़ नहीं थी। उस वक़्त पहली दफ़ा जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब इस हल्के से MNA मुंतखब हुए। फिर 1990 में दूसरी दफ़ा भी इसी हल्के से MNA मुंतखब हुए। फिर 2002 में सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब इसी इलाके से MPA मुंतखब हुए। अगरचे हल्का बंदियों में मामूली रद्दोबदल होता रहा, और लेकिन हिस्ट्री मौजूद है। और ये बड़ी खुशाइंद बात यह है कि जिस वक़्त यहाँ पे सिर्फ देहातों का वोट होता था, उस वक़्त भी लोगों ने अपनी बरादरियों को छोड़ के एक दयानतदार क़यादत, एक ज़रूरतमंद क़यादत का इंतखाब किया। हालांकि इस इलाके में कोई बलोचों का कबीला और बरादरी मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने यहाँ पे लियाकत बलोच साहब को 2 दफ़ा मुंतखब किया। सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब भी इसी हल्के से मुंतखब हुए, इलाके से हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन देहातों में जमात इस्लामी ही वाहद वो क़यादत थी जमात इस्लामी की जिसने इन इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी दी। यहाँ किसी गांव में भी बिजली नहीं होती थी, यहाँ रास्ते नहीं थे, यहाँ स्कूल्स नहीं थे, स्कूलों का पूरा नेटवर्क, और यहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया गया, यहाँ पे सीवेज सिस्टम दिया गया, और यहाँ पे बिजली का निज़ाम दिया गया। अब ज़्यादा वक़्त के साथ साथ आबादी बढ़ती गई, देहातों के भी साइज़ बड़े होते गए, नई आबादियाँ वजूद में आईं, लेकिन उसके बाद फिर जो दूसरी पार्टियों के लोग यहाँ से इलेक्ट हुए, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इनमें उसी तरह से काम को जारी रखते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी भी आप चंद्राए का इलाका है, उसके गिरदोपेश में चले जाएँ, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो बग़ैर बिजली के रह रहे हैं। ये ख़ियाबान जिना के ऊपर एक असगर कॉलोनी है गुलशन लाहौर के बिल्कुल बाहर, वहाँ 200 घर है बग़ैर बिजली के रह रहे हैं। तो इन्होंने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया, दोनों पार्टियों ने। यहाँ पे PTI के भी ज़्यादा MNA MPA रहे, और नवाज़ शरीफ के तो बहुत अरसा रहे। तो इसलिए इसी वक्त चूँकि हमारे अकाबरीन ने मुझे हुक्म किया कि आपने इस हल्के से इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि मेरी रहाइश भी इसी इलाके में है। तो अब चूँकि हम आ गए हैं मैदान में, इंशाअल्लाह लोगों के मसाइल हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। आपने एक लफ्ज़ पे जोर दिया कि आपकी रहायश इस हल्के में है, तो क्या मतलब जो आपके मुकाबले में इलेक्शन में उनकी रहायश इस हल्के में नहीं? जी, ये बड़ी बदकिस्मती है कि मेरे मद्दे मुकाबल जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी, मैं एक की बात नहीं कर रहा, खा वो नवाज शरीफ का है, खा वो तहरीक इंसाफ का है, या खा कोई और है, ये सब लोग जो हैं इस हल्के के रहने वाले नहीं हैं। एक को शदरा से लेके आया गया, जो पिछली दफ़ा भी MPA मुंतखब हुए, मोहम्मद अमीन जुल्करनैन साहब, वो ना आबाई उनका ये इलाका है और ना ही मौजूदा रहाइश यहाँ पे है। इसी तरह जो PTI ने अभी जिनको टिकट दी है ज़हीर अब्बास खोखर साहब को, उनका भी आबाई इलाका या उनका भी रहाइश इस हल्के में नहीं है। तो ये बदकिस्मती है इस हल्के की कि यहाँ पे वापडा टाउन, वेवनशिया, नेस्पाक, इतने पढ़े लिखे लोग हैं और मैनेजमेंट के अंदर तजर्बा रखने वाले लोग हैं, लेकिन इन पार्टियों ने वही रवायती सियासतदान इलेक्टेबल्स के नाम पे जो वफादारियां बदलते रहे। जो अब PTI के जो कैंडिडेट हैं मौजूदा, ये 2002 में पीपल्स पार्टी की टिकट पे कामयाब हुए, जब कौमी असम्बली में पहुंचे
तो वहाँ जाके इन्होंने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दे दिया काफ़ी के उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे। और यही मोहम्मद अमीन ज़ुल्करनैन साहब ने किया, वो भी इंपोर्ट किए गए इस हल्के में। 2018 में तहरीक इंसाफ की टिकट पे कामयाब हुए और अभी उन्होंने भी अपनी वफादारी तब्दील कर दी और मुनर्रफ हो गए। तो मैं यही कहता हूँ कि इस इलाके में इतना टैलेंट मौजूद है, पढ़े लिखे लोगों का इलाका है। तो क्या ये पार्टियों हमारी जो हैं, दोनों बड़ी पार्टी जो अपने आप को बड़ा होने का क्लेम करती हैं, इनको इस हल्के से कोई शरीफ आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई दयानतदार आदमी, कोई वफादार आदमी इनको मिलता ही नहीं है कि ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और वो लोग इंपोर्ट करते हैं जो इन इलाकों में कब्ज़ा माफिया के नाम से मशहूर हुए हैं। आपको याद होगा कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने अदालत में PTI के MNA को बुला के सर्जनिश की थी कि आपने मंशा बम नामी कोई बंदा था जो जौहर टाउन के इलाकों में प्लाटों पे कब्ज़ों में मशहूर था। ये 2-3 साल पहले एक स्कैंडल आया था। उनकी सिफारिश करने वाला भी वही लोग थे जो अभी PTI की तरफ से इस हल्के में कैंडिडेट हैं। तो ये बदकिस्मती है इस इलाके की कि यहाँ से लोकल कैंडिडेट को टिकट नहीं दी गई सवाए जमात इस्लामी की तरफ से। लेकिन ये भी तो देखिए ना कि अब जिनका आपने जिक्र किया है, अब वो लोग सबसे ज़्यादा मजबूत भी, क्योंकि हर किस्म की ताकत उनके पास है, दौलत उनके पास है, अप्रोच उनके पास है, और हर तरह से वो इस हल्के में आके इलेक्शन में के मौका पर लड़ भी सकते हैं और बड़ा टफ टाइम भी दे सकते हैं। तो उस पर आप कैसे, आप जैसा एक जो मिडिल क्लास आदमी है और पढ़ा लिखा और शरीफ आदमी है, वो कैसे उनको जवाब देगा? देखिए जी, शराफत सबसे बड़ी ताकत है, दयानतदारी सबसे बड़ी ताकत है, इल्म सबसे बड़ी ताकत है। तो हम इंशाअल्लाह ये पढ़े लिखे और महज़्ज़ब लोगों का हल्का है। पिछली दफ़ा बदकिस्मती ये रही कि लोगों ने इस झांसे में आकर कि नया पाकिस्तान बनेगा, एक तब्दीली आएगी, और उसकी उम्मीद पे उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि कौन सा कैंडिडेट है, उसका करैक्टर क्या है। और ये लोगों को बताया गया कि अगर कप्तान दयानतदार होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके नीचे जो टीम है वो बेशक बददयानत लोगों की भी हो, चोरों की भी हो, इलेक्टेबल्स की भी हो, तो फिर भी काम चल जाएगा। हम तो तब भी कहते थे कि तारीख़ में सबसे पाक और साफ ज़ात जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और सबसे अजीम रहनुमा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लेकिन ये तरीका तो उन्होंने भी इख्तियार नहीं किया, उनसे बड़ा तो कोई लीडर नहीं था। उन्होंने भी सहाबा को की तरबियत की, उनका तज़किया किया और ऐसी टीम तैयार की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वसाल भी फरमा गए तो यहाँ पे खिलाफत राशिदा के शक्ल में एक मिसाली निज़ाम हुकूमत दुनिया के सामने आया। हम तब भी कहते थे कि आप तो कोई लीडर नहीं है उस हिसाब से। आप जब चोरों को इकट्ठा करेंगे, एक्टिविस्ट को इकट्ठा कर, वक़्त ने साबित किया। ये जो 25 लोग जो मुनर्रफ हुए, जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, इनको किसने टिकट दी थी? इनको ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने टिकट दी थी। और अब फिर तहरीक इंसाफ वही गलती दोहरा रही है। हालांकि अभी जनरल इलेक्शन में 6 महीने या साल में मुमकिन है कि जनरल इलेक्शन हो जाए। अब भी PTI के पास एक मौका था कि पुरानी गलतियां ना दोहराती, अच्छे लोगों को, साफ और शफाफ किरदार के लोगों को, दयानतदारों को, बड़े मानस लोगों को आगे लेके आती। और मैं समझता हूँ कि अब इस हल्के के लोग इन दोनों पार्टियों को बता देंगे कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, ना हम आगे शरीफ के ग़ुलाम हैं, ना हम इमरान खान के ग़ुलाम हैं कि वो जिस मर्जी करैक्टर के आदमी को, जिस मर्जी गंदे लोगों को उठा के टिकट दे दे। और लोग इतने जाहिल तो नहीं हैं कि वो लाइनें लगा के इनको वोट दे देंगे। अब लोगों में शऊर मौजूद है। इस इलाके से जमात इस्लामी तब भी जीती हुई है जब यहाँ पढ़े लिखे लोगों की तादाद निस्बतन कम थी। अब तो यहाँ पे खुददार और लोग जो हैं, जो पाकिस्तान का मफाद को अव्वलीन तरजीह देते हैं और पढ़े लिखे हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और इंशाअल्लाह इस दफ़ा देखेंगे आप कि लोग इन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट्स को मुस्तरद कर देंगे। खुद तहरीक इंसाफ और नवाज लीग के लोगों ने खुद हमारी हमायत का ऐलान किया है। इस बात से वो इस्तराब में है कि ये क्या बात हुई कि इतने पढ़े लिखे और डेवलप्ड इलाके के अंदर भी आप कब्ज़ा माफिया, आप ज़मीर फरोशों को टिकट दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये 17 जुलाई को एक अपसेट आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, लोग जो हैं, जब दोनों बड़ी जमातें मौजूद हैं, उनके कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, उन दोनों को छोड़ के आपकी तरफ क्यों रुजू करेंगे? आखिर कौन सी वजह इस बात की? अच्छा, इसकी दो देखें चीज़ें हैं। कुछ है पार्टी बेस पे वोटर होता है, कुछ कैंडिडेट की ज़ाहिर शख्सियत पे भी घूमता है। अब पार्टी के वाक़े से ये है कि माजी में आपको पता है कि नवाज लीग की हुकूमत और तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोनों को देखा जा चुका है।
और इन्होंने लोगों को शदीद मायूस किया है। महंगाई ख़त्म करने के लिए और महंगाई के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे PDM की जो क़यादत है वो करती रही, और अब वो ख़ुद आए हैं तो उन्होंने महंगाई को 3 महीनों में उस सतह पे ले गए जितनी इमरान खान साहब के दौर में 3 साल 4 साल में आई थी। तो ये ज़ाहिर है कि ये दोनों हुक्मरान जो हैं, दोनों पार्टियां जो हैं, ये बिल्कुल नालायक साबित हुई हैं, नाअहल साबित हुए हैं, और ये पूरा जो है ग़ुलामी का एजेंडा लेके आए हैं। FATF की शर्त पे मुल्क में कानून साजी की गई। आपने देखा कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है उसको अख्तियारात IMF के मुतालबे पे दिए गए, और यहाँ तक कि इस मुल्क के अंदर जो भी सूद की शरह है वो भी IMF के कहने पे मुकर्रर होती है, टैक्सेस भी उनके कहने पे लगाए जाते हैं। और सबसे मैं अहम चीज़ बताता हूँ जो कि अमूमन हाईलाइट नहीं की जाती, 2008 से अब तक पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और इमरान खान साहब की हुकूमत रही है। इस पूरे अरसे के अंदर 5000 लोगों को सज़ाए मौत नहीं दी गई, हालांकि उनकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से अपीलें खारिज हो चुकी हैं। सदर पाकिस्तान ने उनकी रहम की अपीलें खारिज कर दी हैं। अच्छा, क्यों नहीं दी जा रही? कि इनको यूरोपीय यूनियन ने यह मुतालबा किया हुआ है कि आप सज़ाए मौत को पाकिस्तान से ख़त्म करें। हमें ये बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमें बताया जाता है कि हमको गुलाम नहीं है, कि जो आप कहेंगे हम मान लेंगे, लेकिन आप तो गुलाम हैं भाई। ये तो साबित शुदा और तस्लीम शुदा बात है। आपने, अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि मैं तुम्हें कसास का हुक्म देता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कसास में तुम्हारी ज़िंदगी है। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, या तो अल्लाह की गुलामी करें या आप यूरोप की करें। तो ये तो तीनों पार्टियों का, मैंने आपको 14 साल का रिकॉर्ड बताया। 5000 लोग जो हैं उनको डेथ वारंट उनके नहीं निकाले जा रहे। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इन पार्टियों से लोग मायूस हैं और उनका मोराल डाउन है। दूसरी तरफ कैंडिडेट भी ज़ाहिर है, उसकी शख्सियत बड़ी मैटर करती है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप पढ़े लिखे लोगों में, लोग यहाँ सोसाइटियों में क्यों आए हैं? एक पुरअमन, एक साफ सुथरे माहौल के लिए आए हैं। अगर आपने यहाँ भी वही गंदी पॉलिटिक्स लेके आनी है, उसी तरह के उम्मीदवार आने हैं जो स्ट्रीट क्राइमर्स को थानों में जाके छुड़वा रहे हैं। अब वाबडा टाउन का इलाका है, नस्पाक है, इंजीनियर्स टाउन है, पंजाब सोसाइटी है, वेगनशिया है, या दूसरे भी जो देहात हैं। अब क्या हो रहा है, खवातीन जाती हैं पार्क में, उनसे पर्स और मोबाइल छीने जाते हैं। मार्केट में जाती हैं, वहाँ से पर्स और मोबाइल छीने जाते हैं। और जब पकड़े जाते हैं लोग थानों में, तो उनको छुड़वाने वाले कौन है? यही तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं और जो नवाज़ के कैंडिडेट हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये चीज़ जो है ये बिल्कुल लोग साबित करेंगे कि अब ये जो आपकी धोखाधड़ी है ये नहीं चलेगी यहाँ पे। अच्छा, आप जीतने के बाद कौन सा ऐसा मंसूबा रखते हैं कि जो पहला काम आपने करवाना है, बल्कि पहला क्या जो सबसे ज़्यादा करवाना है हल्के के लिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें? जी, सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ 2 किस्म के इलाके हैं। कुछ इलाके वो हैं जो दही मिजाज रखते हैं, और दूसरे वो हैं जो सोसाइटीज़ हैं। सोसाइटीज़ के अंदर तो मोस्टली डेवलपमेंट का काम सोसाइटीज़ खुद करती हैं, लेकिन जिन सोसाइटीज़ के पास फिनंसेस की कमी है, फंड्स की कमी है, उनके पास खुद इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपने जो है रिपेयर और मेंटेनेंस का काम और डेवलपमेंट का काम करवाएं, वहाँ पे इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत से हम फंड्स देंगे और बिल्कुल वहाँ पे जो काम पेंडिंग है उनकी रिपेयर मेंटेनेंस के वो करवाएंगे। दूसरा, सोसाइटीज़ के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, वैसे तो पूरे हल्के में है, वो ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। वाबडा टाउन इस इलाके की सबसे बड़ी सोसाइटी है, और वेगनशिया है, और बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम, चोरी, डकैती बड़ी आम है, और इसको बिल्कुल लावारस छोड़ दिया गया कि ठीक है, कुछ सिक्योरिटी कंपनीज़ को डिप्यूट कर दिया गया। ज़ाहिर है अब सिक्योरिटी कंपनी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके पास पुलिस वाले इख्तियारात तो नहीं हो सकते, ना वो किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ना तफ्तीश कर सकते हैं, ना सज़ा दे सकते हैं। तो बहरहाल ये एक सुकम है। पुलिस और हमारी पंजाब हुकूमत इससे बिल्कुल जो है वो लापरवाह है, और सिक्योरिटी कंपनियों की ज़ाहिर है उनके एक मैंडेट लिमिटेड है। तो हम एक तो ये करेंगे कि यहाँ का सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, नई चौकियाँ बनवाएंगे और उनके लिए गश्त का एक निज़ाम जो है वो लेके आएंगे। अब दूसरी बात है, जो पसमानदा इलाके बुनियादी सहूलतों से बिल्कुल महरूम हैं, वहाँ बिजली की, सीवरेज सिस्टम की, सड़कों की तामीर की और स्कूलों की अपग्रेडेशन की ये ज़रूरियात हैं। कुछ इलाकों में सुई गैस नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन इलाकों की जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात है वो लेके आएँ इंशाल्लाह। अच्छा, साबका दौरे हुकूमत में LWMC नामी एक कंपनी थी जिसकी तरफ से आते थे और अक्सर व बेशतर सफाई का निज़ाम बेहतर था। साबका से मुराद
ये मौजूदा तहरीक इंसाफ की या मौजूदा हमजा शहबाज की, इससे पहले, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 सालों से या 2 सालों से खासकर कूड़ा करकट जो इस इलाके में बहुत फैला है, यानी कि सफाई का निज़ाम पूरी तरह डिस्टर्ब हुआ है। कई के दिन वो ट्रॉलियाँ खाली नहीं होती, वहाँ से लोग आते हैं नहीं है। LWMC का तो वैसे ही चली गई, सफाई का जो अमला है वो नहीं आता, आके नहीं देखता मामलात को। इस पे आपके जहन में क्या है कि क्योंकि इस इलाके में सीवरेज का पानी तो जो है ही है वो तो जाए, लेकिन बाकी का जो कूड़ा करकट जो वेस्टेज है जो घरों का, वो उठाने का प्रॉपर अब सिलसिला नहीं चल रहा। अच्छा जी, ये तो देखें, इनको कंपनियां बनाने का शौक था। लाहौर में पार्किंग की कंपनी बना दी, LWMC बना दी वगैरह वगैरह, और लाहौर का वार्ड में और बलदियाती निज़ाम बिल्कुल जो है उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। तो इस चीज़ का सबसे पहले तो हम मुखालिफ हैं कि बलदियाती अदारों को बहाल किया जाए, उनको बाख्तियार बनाया जाए। और क्योंकि देखें, जो कौंसलर या जो चेयरमैन एक लोकल यूनियन कौंसिल से मुंतखब होता है, जो उसको अपने इलाके के मसाइल का इदराक है, वो ज़ाहिर वज़ीर आला का तो नहीं है, और ना ये वज़ीर आला का काम है कि वो ये देखे कि किस गली मर्रे में कूड़े की ट्राली जो है या बिन जो है वो खाली नहीं हुई। तो ज़ाहिर वज़ीर आला के करने के और बहुत सारे काम हैं। अब जमात इस्लामी जो है, ये आपके इल्म में है कि जमात इस्लामी तो गली महल्लों में खिदमत के काम में हर वक्त मसरूफ़ है। हमारी वाह जमात है जमात इस्लामी जिसका हर गली महल्ले के अंदर तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद है, और हम लोगों को निकलते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी का मामला हो, लोग जमात इस्लामी की तरफ देखते हैं। अगर खैर का काम हो, कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो, किसी गरीब की मदद का हो, मर्रे की सफाई का हो, हर मामले में लोग जमात इस्लामी की तरफ देखते हैं। जब कोरोना में पूरा लॉकडाउन था, उस वक्त भी जमात इस्लामी के लोग निकले, उन्होंने लोगों की इमदाद की, गली गली में गए और बेरोज़गारों के घरों में राशन और माली इमदाद पहुँचाई। तो ये सारी चीज़ें आपके मुशाहदे में हैं। और किसी पार्टी का कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का निज़ाम नहीं है, नीचे नहीं है, बस MNA MPA एक इलाके का बाख्तियार उसको नुमाइंदा बना दिया जाता है, उसके नीचे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो इंशाअल्लाह पहली बात तो ये है कि हम जो रियासत की मशीनरी है, जो सूबाई हुकूमत की मशीनरी है, उसको इस्तेमाल करेंगे। उसको इस्तेमाल करते हुए हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। सफाई का निज़ाम है, ड्रेनेज है, और सीवरेज सिस्टम है, और साफ़ पानी की सप्लाई है। ये सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह, ज़्यादा इसमें कोई पार्टी का, अपोजिशन का, हुकूमत का मामला नहीं है, ये तो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं। अच्छा, ज़ाहिर है हम लोग हैं जो बात कर सकते हैं, जमात इस्लामी है जो हर फोरम पे बात कर सकती है। इनके तो MPAs और MNAs ये कहते थे कि हमें तो वज़ीर आज़म ने 5 साल मिलने का टाइम नहीं दिया, ऐसे भी लोग थे। तो अब इनमें तो जरूरत ही नहीं है कि ये बात कर सकें। ये जमात इस्लामी है कि जिसका एक भी या दो भी पार्लियामेंटेरियन होते हैं तो पूरे पार्लियामेंट के अंदर उनका मौक़िफ़ और उनकी आवाज़ जो है वो गूंजती है। तो इंशाअल्लाह अगर पंजाब असम्बली में मैं या मेरे साथ कोई एक दो भी अगर लोग MPA मुंतखब होकर पहुँचते हैं तो हम पूरे पंजाब की भी तर्जमानी करेंगे और बिलखसूस अपने हल्के की ज़रूर करेंगे। तो दूसरा एक मसला जो चल रहा है इस वक्त, पुलिस को यूज़ किया जा रहा है इलेक्शन के हवाले से, और पुलिस का एक सिस्टम है पूरा यहाँ पे जो कि बासर अफराद जो हैं उसको इस्तेमाल करते हैं और उनके आलाकार बन के अक्सर पुलिस की तरफ से काम किया जाता है। उस हवाले से क्या लाया अमल है आपका? जी देखिए, इस हल्के में और आम हल्कों में बहुत फ़र्क है। पुलिस को वहाँ पे इस्तेमाल पुलिस का कारआमद होता है जहाँ पे क्रिमिनल लोग होते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। उनको ब्लैकमेल करके आप बाय फोर्स जो है मजबूर कर सकते हैं कि आप हुकूमती पार्टी का साथ दें। लेकिन इस इलाके का 80% जो वोट है वो ऐसे लोगों का है जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, और मेरे ख्याल में जितना इस हल्के में लिटरेसी रेट है शायद कम ही हल्कों में इस तरह का लिटरेसी रेट हो। यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। हाँ, कुछ चंद बस लोग हैं जो स्ट्रीट क्राइमर्स हैं, वो पकड़े भी जाते हैं या कब्जा गुप्त थे, लेकिन अब जूँ जूँ यहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स की तादाद बढ़ रही है और वहाँ उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, तो अब मेरे ख्याल में इस तरह के जो हथकंडे हैं वो किसी काम के नहीं हैं। ये लोग कोई पुलिस को ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे। बाकी इलेक्शन के दिन धांधली है, ज़ाहिर है हमारे कारकुन मौजूद हैं इस हल्के में, हमारे 1000 से ज़्यादा कारकुन मौजूद हैं, और वो कारकुन जो हैं वो अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, दफा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की धांधली का डट के मुकाबला करेंगे। अच्छा, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के हवाले से आप इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं, वहाँ पे भी आपने रजू किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो क्या इशू है जिस पे आप इलेक्शन कमीशन में गए हैं?
अच्छा ये देखें जी, ये दोनों जो मेरे मद्दे मुकाबल कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के भी और नून लीग के भी, सबसे पहली तो ये है कि जो मुतय्यन फ्लैक्सेस का साइज़ है उससे बड़ी साइज़ की तशहीर की जा रही है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल पासदारी की है, और अगरचे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इनको कोई वोट नहीं मिलेंगे इससे, लेकिन बहरहाल चूँकि कानून शिकनी हो रही है, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये असला लेके घूम रहे हैं, ये लोगों को मरूब करने की कोशिश में हैं कि हमारे पास असला बरदार लोग हैं, और ये बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बताना चाहते हैं कि हम कानून को नहीं मानते। तो देखिए ये कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है, ये हमें पता है बहुत बड़े बदमाश हैं, हमें पता है, लेकिन ये बदमाशी यहाँ चलने वाली नहीं है। अवाम के सामने आपकी बदमाशी अब हम चलने नहीं देंगे। वो वक़्त गुजर गए हैं जब यहाँ लोकल रेजिडेंट्स की तादाद कम थी और आप बंदूकें लेके आ जाते थे, और शरीफ लोगों के प्लाटों पे जौहर टाउन में, वापडा टाउन में, ब्रंचिया में आप कब्जे करते थे और ब्लैकमेल करते थे। लेकिन बहरहाल हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इस पर नोटिस लें, आप वो कल्चर को अब छोड़ दें। यहाँ अब ज़ाहिर है यहाँ पढ़े लिखे लोगों की तादाद है, ये लोग मैनेजमेंट की स्किल रखने वाले लोग हैं, और जमात इस्लामी का 1000 कारकुन यहाँ पे मौजूद है, और हमें तो ये इनकी कोई परवाह नहीं है। तो ये जो साबित करना चाहते हैं वो हम तस्लीम करते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि हम कानून शिकन हैं, हम मानते हैं आप कानून शिकन हैं। ये साबित करना चाहते हैं हम बदमाश हैं, हम मानते हैं आप, हमें पता है आप बदमाश हैं। आप सारा जो है कानून शिकनी में करके फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन देखिए ये कोई तरीकाकार नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इन चीज़ों को रोका जाए। बहरहाल अभी जो ताज़ा तरीन हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया वो ये है कि अब वोटों की ख़रीदारी का अमल शुरू हो चुका है, और दोनों पार्टियां कर रही हैं, पीटीआई भी नून लीग भी। अब 2000 पे फी वोट से रेट चल रहा है, इस वक्त 5000 पे चला गया है, और कई जगह पे लोग कह रहे हैं जी कि हम 10,000 तक भी लेके देते हैं आपको। तो दोनों पार्टियों में दौड़ लगी हुई है, तो ज़ाहिर है करोड़ों पे आप लोगों की ज़मीर खरीदने में लगाते हैं, इसीलिए फिर ये लोग जब असम्बली में पहुंचते हैं ये अपने ज़मीर बेचते हैं। आपने देखा होगा सेनेट के इलेक्शन हुए, पीटीआई के 20 के करीब लोगों ने करोड़ों रुपये उठाए और अपने सेनेट का वोट जो है वो अपनी पार्टी की बजाय दूसरी पार्टियों को दे दिया, उसके के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। ये अभी जो 25 मुनर्रफ हुए अरकान, ये क्यों हुए? जब आप करप्ट लोगों को लाएंगे, वो आगे पैसे दे के वोट खरीदेंगे, जीतेंगे, तो फिर वो भी असम्बली में पहुंच के यही काम करेंगे। और यही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने इलाके के लोगों को, कि ये इस दफ़ा हमने साबित करना है कि हम इनके गुलाम नहीं हैं, कि ये जिसको मर्जी दे दें तो हम इनके पीछे लग जाएंगे। नहीं, इस दफ़ा हमें दयानतदार क़यादत लानी है, पढ़ी लिखी और शरीफ क़यादत को लाना है। हम देखें हर बदमाशी का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हमें अब हर बदमाशी का मुकाबला अवाम के इत्तेहाद से और शराफत और दयानत से करना है इंशाअल्लाह। अच्छा, एक ये बताइएगा कि अमूमन तहरीक इंसाफ के मुतालिक कहा जाता है कि उसमें यूथ एक जो बहुत ज़्यादा उसको लाइक करती है, उनके साथ है। जो आपका हल्का है स्पेशली, इसके अंदर जमात इस्लामी के बनाए हुए तालीमी इदारे या जमात इस्लामी से वाबस्ता लोगों के तालीमी इदारों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, तो क्या आप यूथ का जो तोड़ है वो इस तरीके से कर सकते हैं? जी, मेरे ख्याल में तो इस वक्त सबसे ज़्यादा यूथ की तादाद जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता है। पिछले इलेक्शन में ज़ाहिर है एक हाइप क्रिएट की गई, और उसके अंदर ज़ाहिर है लोगों को एक उम्मीद दी गई कि एक नया पाकिस्तान बन रहा है इमरान खान साहब की क़यादत में, जो करप्शन से पाक होगा और जिसके अंदर जो है वो बड़ी दूध और शहद की नहरें बहेंगी। तो वो लोगों ने देख लिया कि क्या इनकी परफॉर्मेंस है। अब वो यूथ जो है वो बड़ा मायूस है, और जो यूथ के लिए एजेंडा हमारे पास है वो तो इन पार्टियों के पास है ही नहीं। जमात इस्लामी ये चाहती है कि ख़वातीन के लिए नई यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएँ। ख़वातीन के अंदर पढ़ाई का ट्रेंड बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में मजबूर है ख़वातीन पढ़ने के लिए। तो गवर्नमेंट नई सरकारी यूनिवर्सिटियाँ बनाए ख़वातीन के लिए भी और नौजवानों के लिए भी। दूसरी बात यह है कि हम समझते हैं कि सूद के बगैर कर्जा दिया जाए। अब देखें, एक बच्चा है वो IT स्पेशलिस्ट है, इंजीनियर है, जियोलॉजिस्ट है, जो भी है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है। अगर हुकूमत 25, 30, 50 लाख रुपया उसको सूद से पाक 5 साल के लिए कर्जा देता है, ये जमात इस्लामी के पास एजेंडा है। इन लोगों ने तो इस पर नहीं, ये तो 2-2 लाख 4-4 लाख बांट के समझते हैं कि ये लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे और फिर साथ में सूद भी देंगे। तो इस तरह तो नौजवान तरक्की नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, सबसे पढ़ा लिखा तबका आपके इलम में है वो जमात इस्लामी के पास है। सबसे ज़्यादा PhDs इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी हैं वो सबसे ज़्यादा जमात इस्लामी के पास हैं। तो हमारे पास जो है हर तबके से नौजवान मौजूद हैं। पिछली दफ़ा कुछ नौजवानों ने उनसे उम्मीदें वाबस्ता की, अब वो वापस अपने असल की तरफ आ गए हैं, और इंशाअल्लाह
जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं और डट के इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जी नाजरीन, आपने देखा अहमद वकास भट्ट के हवाले से उन्होंने अपने तमाम तर जो मसाइल हैं हल्के के उनसे भी हमें आगाह किया, और साथ ही साथ हल्के की जो साबका तारीख है और यहाँ से जो जीतने वाले और ख़ासकर जमात इस्लामी के हवाले से जो जीतने वाले लोग हैं उनके हवाले से भी हमें बताया, और साथ ये भी बताया कि हल्के में इस वक्त मसाइल क्या हैं और अवाम क्या सोच रही है और अवाम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अब आगे रिजल्ट क्या आता है ये तो बाद की बात है, लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे तो यही दिखाई दे रहा है कि बाकी तमाम हलकों में तो जो भी नताइज आएँ, लेकिन ये हलका इस वक्त बहुत सख्त मुकाबले में है और यहाँ से कोई भी अपसेट होने की तवक्को की जा सकती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम सियासी मंजरनामा में मुख्तलिफ जो मसाइल हैं और सियासी हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है उस पर हम बातचीत करते रहेंगे, और आगे भी इन हलकों के हवाले से भी, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी और दीगर मामलात भी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे।